हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2022। ये कॉमन टू ऑल ब्रांच के लिए है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो सब्जेक्ट नेम है अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि आपका पेपर होने वाला है यूबीटीआर उत्तराखंड में। ठीक है, तो इस 2022 को हम पूरा एनालिसिस करेंगे और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे और इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक और ट्रू और फॉल्स आपको दिखाई देंगे इसमें। किसमें बोला गया है कि ओ हेनर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका मतलब यह है कि जो ओ हेनर मेथड है उसके द्वारा वाटर की यानी जल की जो टोटल हार्डनेस है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ट्रू है या फॉल्स है? यानी ओ हेनर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। ओ हेनर विधि द्वारा जल की संपूर्ण कठोरता ज्ञात कर सकते हैं क्या? ये आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। 3 या 4 मेथड होते हैं। यदि मैं आपको पहला मेथड बताऊं, आप लिखते रहना कि किसी भी वाटर की हार्डनेस यानी कठोरता को 3 मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड है ओ हेनर मेथड, दूसरा है आपका ईडीटीए मेथड जिसको कहते हैं इथाइलिन डाइमीन ट्रेटा एसीटेट, और तीसरा है सोप सॉल्यूशन टाइट्रेशन मेथड। ये 3 मेथड है जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक कठोर जो वाटर है, जो हार्डनेस वाटर है, जल है, उसकी कठोरता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका? ये ट्रू है, वो मेथड होता है। आगे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन की खोज, यदि हम आंसर यहीं पर लिखे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने की थी। किसने की थी खोज? जे जे टॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अब आपसे ये थोड़ा ही पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने की थी, आपसे ये भी पूछेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी गोल्डस्टीन ने। याद रखना, किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया था? प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। यह बात आपको याद रखनी है। प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। खोज गोल्डस्टीन ने की थी। दूसरी बात आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी, और 1932 में की थी। 1932 में चैडविक ने क्या किया था? बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। ठीक है, तो यहां से ये न्यूट्रॉन की खोज होगी चैडविक, प्रोटॉन की खोज नाम रदरफोर्ड ने दिया था इसका, और गोल्डस्टीन ने की थी। दूसरा आता है नाभिक है, जो नाभिक है, जो नाभिक है, नाभिक की खोज किसने की थी? यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। यह भी आपको याद रखना है, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तीसरा आपको याद रखना है परमाणु का आकार, परमाणु का आकार कितना होता है, यानी साइज ऑफ एटम। तो आपको याद रखना है परमाणु का 10 की घात माइनस के 10 मीटर होता है, यानी 1 एंगस्ट्रोम होता है। तो परमाणु का आकार क्या होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रोम होता है। उसके बाद पूछेगा कि नाभिक का आकार बताइए, नाभिक का आकार बताइए। तो नाभिक का जो आकार यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो होता है 10 की घात माइनस के 15 मीटर, जिसको 1 फर्मी कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने की थी। ठीक है, आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्रोमियम का परमाणु क्रमांक, यानी जो क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? परमाणु क्रमांक 24 होता है। तो आपको एक बात और याद रखनी है, आपको 1 से लेकर 30 तक सभी के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। पहली बात, सभी के एटॉमिक मास याद होने चाहिए, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी का आना चाहिए, सभी के आपको पता होने चाहिए कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ये पता होने चाहिए। और साथ ही इनकी जो वैलेंसी है, इनकी जो संयोजकता है वो भी आपको पता होनी चाहिए। और साथ में ये किसकी 1 से लेकर 30 तक के जितने भी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में एलिमेंट है वो किस ग्रुप में यानी किस वर्ग में या किस आवर्त में किस पीरियड में आते हैं, ये भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है 4th क्वेश्चन, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र बताइए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जियोलाइट है जो, इसको जियोलाइट दूसरा नाम इसका होता है परम्यूट। क्या होता है? परम्यूटिट।
परम्यूटेट, परम्यूटेट के नाम से भी आता है, जियोलाइट बोलो या परम्यूटेट बोलो, क्योंकि परम्यूटेट प्रोसीज में ही जियोलाइट आता है। अब बोला गया है कि इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है Na2Al2Si2O8। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या होगा इसका नाम? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, याद रखोगे इसको, Na2Al2Si2O8। तो ये आपको याद रखना है। आपको बोला गया कि मानक विलयन किसे कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें, ध्यान रखना, मानक विलयन यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक सब्सटेंस मतलब पदार्थ एक अपनी जो कंसंट्रेशन है, अपनी एक सांद्रता है, उसकी एक सटीक वैल्यू, एक सटीक इंफॉर्मेशन देता है, उसको कहते हैं मानक विलयन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बोला गया है कंपाउंड HF, H और F जो यौगिक है, H और F यौगिक क्या होते हैं? कंपाउंड क्या होते हैं? एक या एक से ज्यादा जो तत्व होते हैं, एक या एक से अधिक तत्वों के संयोजन के यानी कॉम्बिनेशन से एक निश्चित अनुपात में जो पदार्थ मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। अब ये जो HF क्या है? ये कंपाउंड एक यौगिक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कंटेन करता है, मतलब HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो हमेशा याद रखना कल को, यदि H के साथ FON आ जाए, क्या आ जाए? H के साथ F आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, H के साथ O आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, H के साथ N आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मतलब H के साथ यदि फोन आया, FON, क्या बोलेंगे? H के साथ यदि फोन आया तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये यौगिक जो HF है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल बनाता है। तो ये क्या है? ट्रू है। ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। आगे चलते हैं, इनमें बताना इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आपको एग्जाम्पल बताना है, यानी सहसंयोजक बंध का, उप सहसंयोजक बंध का एग्जाम्पल बताना है। NaCl आपका आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब आयनिक बंध होता है। KCl भी आपका क्या होता है? आयनिक बंध होता है। NH3 जो होता है आपका, जो NH3 होता है वो आपका सहसंयोजक बंध होता है। NH4 पॉजिटिव है, ये आपका आंसर होगा, ये होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो N2 यानी जो नाइट्रोजन है, जब वो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है किसी भी कैटालाइट, किसी भी उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, तो वो NH3 बनाती है, जिसको 2NH3 कहते हैं। तो 2NH3 इसका आंसर होगा। तो यहां से इसको ये हमने कंप्लीट कर लिया। आगे बोला गया है कि पोलियो वायु प्रदूषण से होने वाली एक बीमारी है। बिल्कुल बात सही है कि जो पोलियो है वो एयरबोर्न डिसीज है। मतलब कैसे? आपने सुना होगा कि भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी 1984 या 85 में, ठीक है ना। उसमें क्या था? उसमें मीथेन आइसोसाइनेट गैस से बहुत सालों तक वहां पर अपंग व्यक्ति पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो पोलियो वायु प्रदूषण से होने वाली एक बीमारियां है, बिल्कुल सही बात है। आगे बोला गया है इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, तो आप HCl लिख लेना। HCl क्या है? एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी जिनके द्वारा आयन का प्रदर्शन हम कर सकते हैं। आगे बोला गया है निम्न में स्थायी कठोरता का कारण है। देखो, दो तरह की कठोरता होती है, दो तरह की हार्डनेस होती है। एक तो होती है परमानेंट, एक होती है अपरमानेंट। मतलब परमानेंट हार्डनेस और अपरमानेंट, एक स्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है। तो दोनों में से स्थायी कठोरता किसके कारण होती है और अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो सबसे पहले मैं परमानेंट हार्डनेस बता देता हूं किस किस के कारण होती है। तो पहले तो होती है CaCl2 के कारण स्थायी कठोरता, दूसरी होती है MgCl2 के कारण, तीसरी होती है CH4 के कारण, चौथी होती है MgSO4 के कारण। तो इन चार के कारण क्या होती है? स्थायी कठोरता होती है। अब इन चारों में से देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो CaCl2 है, ये आपका ऑप्शन होगा। अब कल को यदि वो पूछ ले कि आप अस्थायी कठोरता का कारण बताइए, मतलब अपरमानेंट हार्डनेस का बताइए, तो उसका भी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं अस्थायी का। तो अस्थायी कठोरता का कारण क्या होगा, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहला तो आप लिख लीजिए CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक दूसरा और लिख लीजिए आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ये दो एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं।
तो ये था भाई आपका जो पहला सेक्शन था। अब आपको ध्यान रखना है, सेक्शन बी में आपके 5 प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले आपका एक चैप्टर है कैटेलाइस्ट वाला, उत्प्रेरक वाला, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको टॉपिक को तैयार करके जाना है। समांगी उत्प्रेरण क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, यानी कैटेलाइस्ट क्या है, होमोजीनियस वाली है। इसके क्वेश्चन है, एक मोलरता वाला क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मोलरता वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध में 3 उदाहरण ये भी, और रासायनिक विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता, पीएच की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पीरियोडिक टेबल की, ये हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे ऐसे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए, जैसे NH3, NaCl, H2SO4, MgO, CO2, ये आपसे आने चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल है, बोरवेल में ये विश्लेषण है, एनालिटिकल, ये देख लेना। इसके बाद आपको एक लास्ट का चैप्टर है प्रदूषण वाला, पोल्यूशन वाला चैप्टर आपको पूरा का पूरा करके जाना है। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे ने 2 इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिटेल में 2 नियम, 2 रूल बताए थे। इसके बाद आपको सभी, मैंने बोला था आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन के नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, इंडिकेटर क्या है, यानी सूचक क्या है, प्रदूषक पोल्यूटेंट क्या है, प्रदूषक क्या है। तो सब चीजें याद रखनी है आपको। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है। और ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको समझने हैं। यदि आपसे नहीं होंगे तो आप मैसेज करके मुझको बताना, ठीक है। तो ये था भैया आपका जो पेपर था, जो मैंने इसमें ज्यादातर तो दिक्कत सेक्शन ए में ही होती है, क्या क्या है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो ये वाले। तो सभी क्वेश्चनों को मैं दिखा रहा हूं, इनको आपको तैयार करके जाना है। आगे भी दिखा देता हूं, ये आपको क्वेश्चन सभी तैयार करके जाने हैं। आगे सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं, क्या क्या है ये आपकी बुक में सब है ये, ठीक है। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको देखकर जाने हैं, ठीक है। जो आंसर आपसे नहीं होगा वो आप मैसेज करके पूछ लेना। तो इतना मैंने बता दिया, इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें से। इतना तो मैं गारंटी देकर कह सकता हूं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मेहनत कीजिए, जो जो है बुक में वो आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आपको फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।